नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया में। एक बार फिर आपका स्वागत है आप सबके अपने विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। दरअसल अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपसे देश दुनिया के 2-3 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश इस बात की रहती है कि उस खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराऊं, तह तक जाने की कोशिश रहती है उस खबर पे। तो आज हमने जिन मुद्दों को लिया है, दुनिया की निगाहें इन दिनों रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और ताइवान के बीच युद्ध जैसे पैदा हुए हालात पर टिकी है। अमेरिकी स्पीकर का ताइवान दौरे के बाद चीन के तल्ख तेवर ने अब माहौल को और भी गर्मा दिया है। इससे जुड़ी ताजा अपडेट क्या कुछ है, इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले के कई कार्यक्रम में मैंने आपसे इंडो पैसिफिक रीजन में ताइवान को लेकर जारी तनातनी पर भी बातें की थी। आज हम वहां के उस क्षेत्र के ताजा हालात पर आपसे एक बार फिर विस्तार से बात करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने देश और बात करेंगे देश के सुप्रीम अदालत के एक ऐसे फैसले की जिसमें चुनावी फायदे के लिए किए जाने वाले मुफ्त घोषणाओं पर चिंता जाहिर की गई है। सुप्रीम अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से सुझाव मांगे हैं कि कैसे चुनावी फायदे के लिए मुफ्त घोषणाओं की चल रही परिपाटी पर रोक लगाई जाए। ये काफी अहम फैसला होने वाला है। इसके बाद हम अपना आखिरी मुद्दा लेंगे। अपने देश में सियासत से आज हमारा तिरंगा भी अछूता नहीं रह पाया है। बहुत दुख होता है। आज़ादी के बाद संभवतः यह पहला ऐसा मौका रहा जब तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी दलों ने देश की आन बान शान तिरंगा पर भी सियासी महाभारत शुरू कर दिया है। इस पर भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। चलिए पहले चलते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर। स्वतंत्र व्यापारिक क्षेत्र में ड्रैगन की निगाहें टिकी हैं। ताइवान उसकी धुरी बनकर उभर रहा है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानने का दावा करता है, जबकि खुद ताइवान अपने को स्वतंत्र देश मानता रहा है। इस बात को हमने आपसे विस्तार से अपने पिछले कार्यक्रमों में भी साझा किया था। अब चीन के नापाक विस्तारवादी नीति से यह साफ तौर पर दिखने लगा है कि किसी भी तरह से ताइवान को अपने कब्जा में कैसे चीन ले ले, इसको लेकर के उसकी बेताबी बढ़ी हुई है। लेकिन चीन के इस नापाक मंसूबे में अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से रोड़ा बन रहा है। अमेरिका का साफ तौर पर मानना है कि ताइवान की आज़ादी हर हाल में बनी रहनी चाहिए, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और निर्बाध व्यापार के लिए निहायत ही जरूरी है। अब पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि चीन की ताइवान को लेकर नापाक गतिविधियों के बीच अमेरिकी स्पीकर ताइवान के दौरे पर जाने वाली हैं। अब आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा समाप्त हो चुका है। भारी भरकम सुरक्षा के बीच नैन्सी ताइवान पहुंची। जो अलग अलग खबरें आ रही हैं या जो आपने देखा होगा, हमने भी सुना है कि नैन्सी को हवाई सुरक्षा के लिए 23 विमानों का लंबा चौड़ा काफिला साथ में रखना पड़ा। नैन्सी के दौरे के पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस और भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी पहले ही ताइवान में डेरा डाल चुके थे। यह दौरा यूं ही नहीं थी, बल्कि चीन को खुलकर इस बात की चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है कि चीन गलती से भी ताइवान की ओर आंख उठाकर न देखे, वरना परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी बेशक इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिकी आर्मी भेजी जाए, लेकिन ताइवान को लेकर ऐसा नहीं होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेवर से साफ तौर पर नजर आ रहा है और जो बयान अलग अलग समय पर उन्होंने दिया है, उसमें साफ तौर पर यह इशारा है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका हर स्तर पर सामने आने को तैयार है। हालिया जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बैठकें हुई हैं, अमेरिका उनमें खुलकर इस बात पर जोर देता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में निर्बाध व्यापार के लिए चीन को विस्तारवादी नीति पर रोक लगानी ही चाहिए। यहां तक कि रूस के साथ भारत के मिसाइल खरीद के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंध को भी अमेरिकी संसद ने सिर्फ इसलिए समाप्त करने का फैसला लिया कि चीन को संतुलित रखने के लिए भारत का मजबूत होना निहायत ही जरूरी है। यह मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में आपसे साझा किया था। अब जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, चीन की बौखलाहट अपने चरम पर पहुंच रही है।
ताइवान के इर्द गिर्द चीन ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पूरे क्षेत्र में चीन की हरकतों से माहौल तनावग्रस्त नजर आ रहा है। दरअसल चीन इस बात को लेकर बार बार बयान दे रहा है कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी पर किए हस्ताक्षर का उल्लंघन कर ताइवान के मामले में हस्तक्षेप किया है, जबकि अमेरिका की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं है कि ताइवान को कोई बलपूर्वक अपने कब्जे में ले ले और रूस यूक्रेन के बाद अब इस क्षेत्र को भी युद्ध के जंग में झोंक दिया जाए। चीन और अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन अमेरिकी स्पीकर के ताइवान दौरे के बाद अब चीन ताइवान के आसपास महज कुछ किलोमीटर के दायरे में ही 6 ठिकानों पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अलग अलग सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं, चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्वी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल तक लॉन्च कर दिया है। चीन ने अपने इस सैनिक अभ्यास को लाइव फायरिंग का नाम दिया है। इस सैनिक अभ्यास में जो ताइवान से महज 16 से 20 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, चीन असली हथियारों और गोला बारूदों का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि पहले चीन ताइवान से 100 किलोमीटर दूर अपना सैन्य अभ्यास करता था, लेकिन नैन्सी के दौरे के बाद अब दूरी महज 16 से 20 किलोमीटर तक ही रह गई है। जहां चीन सैनिक अभ्यास कर रहा है, ये काफी व्यस्त समुद्री मार्ग है। व्यापार की दृष्टि से ये काफी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के लगभग आधे कंटेनर शिप इसी रास्ते से निकलते हैं। आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से ये पूरा क्षेत्र। सोचिए, अगर चीन का इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है तो किस कदर ये पूरा व्यापारिक रूट प्रभावित होगा। सैन्य अभ्यास के नाम पर चीन लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका को मुंह चिढ़ाने के लिए नैन्सी पॉलिसी के ताइवान से बाहर जाती ही चीन के करीब 2 दर्जन फाइटर प्लेन ताइवान के एयर जोन में उड़ान भरे। यह एक युद्ध की आशंका का संकेत दे रहा है। अब जरा समझिए, ताइवान बहुत छोटा देश है चीन के सामने, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और सैन्य शक्तियों के हिसाब से भी। तस्वीरें बिल्कुल साफ है। चीन के पास करीब 20 लाख सैनिकों का एक जखीरा है। ताइवान के पास महज 1.7 लाख। रिजर्व सैनिकों की बात की जाए तो चीन के पास 5.10 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 15 लाख। इनमें से ज़्यादातर गोरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते हैं ताइवान के जितने भी सैनिक हैं। फाइटर प्लेन की बात की जाए तो करीब 1200 फाइटर प्लेन चीन के पास है और ताइवान के पास महज 288। हेलीकॉप्टरों में भी इसी तरह का आंकड़ा है। 912 चीन के पास है और 208 केवल ताइवान के पास। टैंक क्षमता की भी बात कर ली जाए तो करीब 5000 टैंक क्षमता है चीन की और इनके आगे कहीं नहीं टिकता है ताइवान। करीब 1100 टैंकों का इसके पास जखीरा है ताइवान के पास। बख्तरबंद गाड़ियाँ 35,000 चीन के पास, महज 3500 के आसपास ताइवान के पास। सबमरीन में तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। 79 सबमरीन जो है ताइवान के इर्द गिर्द चीन ने तैनात कर रखे हैं, जबकि ताइवान के पास महज 4 सबमरीन हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, सैन्य ताकत की बात की जाए तो ताइवान का क्षेत्र जितना छोटा है उतनी ही छोटी उसकी सैन्य ताकत भी है। ऐसे में चीन अगर चाहे तो ताइवान पर आसानी से कब्जा कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच चीन के सामने चुनौती अमेरिका का ताइवान के साथ खड़े होने से मिल रही है। स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो अगर इस क्षेत्र में ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर लगाम नहीं लगाई गई तो चीन आसानी से जापान तक के क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। और संभवतः यही वजह है कि जापान की बात की जाए, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों की बात की जाए, वो खुलकर चीन के इस विस्तारवादी नीति के खिलाफत कर रहे हैं और अमेरिका के साथ सीधे तौर पर ताइवान का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र में एक तनाव का माहौल साफ तौर पर नजर आने लगा है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि यह चौथे विश्व युद्ध की परिणति हो सकती है। चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है, अब चीन की हठधर्मिता की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में भी वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में बना। माहौल बेहद खराब है। चीन की सेना ताइवान से चंद किलोमीटर की दूरी पर है और अमेरिका, जापान समेत तमाम चीन विरोधी ताकतें इस माहौल पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं।
थोड़ी सी भी गलती एक बड़े युद्ध की आशंका उत्पन्न करती है। भगवान करे चीन को सद्बुद्धि दे, वरना एक युद्ध का दंश पूरा दुनिया झेल रहा है। अब अगर ताइवान को लेकर और एक युद्ध हो जाता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। आगे जो होता है इसमें देखूंगा। पूरे इलाके में हालात संवेदनशील बना हुआ है। अभी लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चलेंगे अपने देश और बात करेंगे अपने देश के एक सुप्रीम आदेश का, जिसमें सियासी लाभ के लिए पूरे समाज को मुफ्तखोरी की ओर ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ व्यवस्था दी है, क्या कुछ फैसला दिया है, इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडो पैसिफिक रीजन से अब लौटते हैं अपने देश। कई मंचों पर इस पर जमकर बहस होता है। आपने भी सुना होगा कि सियासी दल कैसे अपने चुनावी फायदे के लिए नफा नुकसान का बगैर आकलन किए मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त तमाम अलग अलग तरह की सेवाओं देने का ऐलान कर देते हैं। चुनावी घोषणा पत्र का अब एक अहम हिस्सा हो गया है कि सियासी फायदे के लिए क्या क्या मुफ्त जनता को देने का वादा किया जाए। जब सरकार बनती है तो राजकोष की परवाह किए बगैर आने वाले दिनों में अपने भविष्य की बेहतर चाहत में कुछ सरकारें इसे लागू भी कर देती हैं और कुछ वायदे मुफ्तखोरी के लागू हो जाते हैं तो कुछ पर महज सियासत ही होती रहती है। अब देश के सुप्रीम अदालत में एक याचिका लाई गई जिसमें इस तरह से जनता के पैसों का सियासी फायदे के लिए बंदरबाट करने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम अदालत ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम अदालत इस तरह की मुफ्त योजनाओं के ऐलान पर चिंता जाहिर की। सरकार को निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 10 दिन के अंदर एक नीति प्रस्तुत करें कि कैसे मुफ्त घोषणाओं पर रोक लगाया जा सके। सुप्रीम अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस तरह के सियासी मुफ्त घोषणाओं पर रोक लगाने की पहल करने की भी बात कही है। अब समझिए आम जनता के बीच चर्चा का विषय रही इस मुफ्तखोरी को अदालत ने कितनी गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि वह इस मुद्दे पर विचार विमर्श करे। सभी चुनाव के दौरान मुफ्त चीजें देने के वादे करना चाहते हैं। कोई भी सियासी दल संसद में बहस नहीं चाहता। इन दिनों हर किसी को सारी चीजें मुफ्त में चाहिए। अब अदालत की इस टिप्पणी पर केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से अपनी सहमति जताई है। सरकार का साफ तौर पर पक्ष था कि अगर मुफ्तखोरी की इस परंपरा पर रोक नहीं लगाई गई तो देश को आर्थिक संकट की ओर ले जाएगा। हालांकि इस मामले में सबसे ज्यादा मुफ्त बिजली पानी देने का सबसे पहले ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर ऐलान है। उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है, जनता को मुफ्त सेवाएं देने से कभी भी आर्थिक संकट नहीं आ सकती है। केजरीवाल ने दोहराया है कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और हर व्यक्ति को मुफ्त बेहतर इलाज मिलना ही चाहिए। जबकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का अभ्यास विकास के लिए हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले कभी भी रेल, रोड, स्कूल और गरीबों के लिए मकान नहीं बना सकते। मेरा ये मानना है कि जरूरत के मुताबिक कुछ पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए मुफ्त वाली योजनाओं की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल सियासी फायदे के लिए ऐसा सार्वजनिक तौर पर किया जाना बेहतर नहीं हो सकता है। हालांकि अब सुप्रीम अदालत ने इस बहस पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को निर्देश दिया है कि पहले अपने स्तर से अध्ययन करें कैसे इस तरह की मुफ्त घोषणाओं की परंपराओं को रोका जा सके। अदालत में रिपोर्ट दें, फिर अदालत इस संबंध में नीति निर्धारण के लिए कोई समिति का गठन करने पर विचार करेगी। चलिए, अच्छा है, काफी गंभीर मामला है। देखा जाएगा कि आखिर इस मसले का क्या समाधान निकाला जाता है। फिलहाल जनता को केवल मुफ्तखोरी वाली घोषणाओं का डोज देकर सियासी फायदा लेने वालों की परिपाटी अगर समाप्त हो जाती है तो ये देश के लिए बेहतर ही होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम चलेंगे और बात करेंगे देश में जारी तिरंगा सियासत की। आज़ादी के इतने साल बाद यह संभवतः पहला मौका होगा जब तिरंगे को लेकर सियासत
अपने चरम पर है। देश आज सुराजी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश आज सुराजी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 1 साल से सुराजी का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। कई ऐतिहासिक योजनाएं इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। अलग अलग राज्य सरकारों का भी आयोजन का दौर जारी है। अपने सूबे की योगी सरकार ने भी कई आयोजन किए हैं। 15 अगस्त को वृहद कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने की कवायद जारी है। लेकिन मन तब आहत होता है जब हम भूल जाते हैं कि देश का तिरंगा, हमारी आपकी पहचान तिरंगा, इसको भी सियासत का भेंट चढ़ाने की कोशिश सियासी दलों की ओर से की जाती है। एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा केंद्र की मोदी ने किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपील की गई है, जिसमें हर नागरिक से ये उम्मीद की गई है कि वह अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाकर इस तिरंगे को दिल से सम्मान दे। अब इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, जिनकी भी बात कर ली जाए, सबने सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल तिरंगामय कर दिया है। खुद मैंने भी किया है। लोगों को तिरंगा फहराने में कोई दिक्कत न हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों को तिरंगा बनाने का ठेका दिया गया है। इस ठेके को लेकर भी, चूंकि ये ज़्यादातर कंपनियां गुजरात की हैं, उस पर भी विवाद चल रहा है। सियासी दल उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई स्वयं सहायता समूहों के जरिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं बड़े पैमाने पर तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं, जैसे हर व्यक्ति तक ये तिरंगा पहुंच सके। लेकिन ऐसा हर सियासी दल में देखने को नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर ज़्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने अपने प्रोफाइल में तिरंगा तो लगाया है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ। यानी संदेश इस बात की देने की कोशिश हो रही है कि सरकार चाहे जो सोचे, लेकिन तिरंगे की लाज तो नेहरू गांधी परिवार ने ही रखी है और तिरंगा संभवतः कांग्रेस की ही विरासत है। अलग अलग खबरिया चैनलों पर इसको लेकर तगड़ी बहस देखने को मिल रही है और इस बात की है कि आखिर कौन तिरंगा का वास्तविक हकदार है। दलीलें दी जा रही हैं इस बात से बेखबर कि आखिर कैसे हमारा आपका 130 करोड़ भारतीयों का तिरंगा किसी एक सियासी दल का विरासत हो सकता है। बीजेपी वाले कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस कह रही है कि 2004 के पहले तक बीजेपी कार्यालयों में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। तो कैसे मौजूदा सरकार के तिरंगा प्रेम को स्वीकार किया जाए। अलग अलग विरोधी दलों का अलग अलग बयान आ रहा है। सावरकर से लेकर गोलवलकर तक के बयानों को आधार बनाकर विरोधी दल बीजेपी पर हमलावर हैं, जिसमें कहा गया था कि वो वक्त भी आएगा जब देश की बहुल आबादी भगवा झंडे को स्वीकार करेगी। यानी कुल मिलाकर बयान बहादुरों ने तिरंगे को भी सियासत के हवाले कर दिया है। तिरंगा को लेकर सियासत चरम पर है। अब सांसदों का एक मार्च दिल्ली में आयोजित हुआ। मौजूदा सरकार के मंत्री सांसदों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शिरकत की, लेकिन मेरी भी आंखें तरस गई। विरोधी दल का एक भी सांसद इस यात्रा में नजर नहीं आया। सर्वथा नदारत रहे सब। इसको लेकर भी तमाम खबरिया चैनलों पर जमकर बहसबाजी हो रही है। कई सियासी दल ने अपने पहले के बयानों पर विराम लगाते हुए तिरंगा अभियान को और बढ़ चढ़कर सफल बनाने का ऐलान कर दिया है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी शासित राज्यों में जो भी सरकारें हैं, वो अगर तिरंगा लगाकर जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश कर रही है तो उससे बेहतर संदेश देने की कोशिश ये विरोधी दल कर पाएं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, सूबे के समाजवादी पार्टी की ही बात कर ली जाए। पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर हमला बोलने वाली समाजवादी पार्टी अपने नेता अखिलेश यादव के ऐलान के बाद अब घर घर तिरंगा अभियान में बीजेपी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की तैयारी कर रही है।
सियासत में पंजाब फतह के बाद आने वाले राज्य चुनावों में फायदे का सौदा देखकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। स्कूली बच्चों से सबसे बड़ा तिरंगा बनवाकर कई दिनों से यह विज्ञापन चल रहा है, आपने भी सुना होगा। यानी एक के बाद एक तिरंगे के नाम पर सियासी अध्याय लिखने की कोशिश की जा रही है। हमारा तो साफ तौर पर मानना है कि सुराजी के 75वें साल के जश्न में सारे सियासी दलों को सियासत से परहेज करते हुए तिरंगे की आन बान शान के इस सफर का सारथी बनने की कोशिश करनी चाहिए। तिरंगा को लेकर आपके हमारे तिरंगे को लेकर कोई सियासत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह तिरंगे की ही ताकत रही है कि आज़ादी के इतने सालों में कई उतार चढ़ाव का दौर देखने वाला अपना देश लगातार तरक्की पथ पर अग्रसित है और आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, हमारी ताकत को पहचान रही है। यह वही तिरंगा है देश की रात दिन रक्षा करने वाले हमारे सैनिक की आखिरी इच्छा यही होती है कि मातृभूमि की रक्षा करते शहीद होने पर तिरंगे में लिपट कर अपने घर पहुंचे। यह वही तिरंगा है जो हम सब में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है, एक संदेश देता है मातृभूमि के लिए कुछ खास करने की। फिर कैसे हम इस तिरंगे का अपमान और उस पर किसी भी दल के सियासत को मंजूर कर लें। चलिए आपको सुनाता हूं, एक गाना है दिल को छू गया, कुमार संगीत का लिखा ये गाना है देशभक्ति का। इस तिरंगे के शान में लिखी कुछ पंक्तियां हैं कि कैसे वर्दी पहनने वाला एक सैनिक, एक पुलिसकर्मी इस तिरंगे के नाम पर मर मिटने को तैयार होता है। हमारे ही एपेक्स डिजिटल के इस खास पेशकश को सुनकर शायद आप में भी वो जज्बा पैदा होगा, तिरंगे की आन बान शान पर मर मिटने का एक जज्बा पैदा होगा, दिल में एक तमन्ना जिंदा होगी। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। सियासतदानों की बात से अलग 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराइएगा और हाँ, इस गाने को जरूर सुनिएगा, दिल की गहराइयों से सुनिएगा। अगर आप घर पर तिरंगा फहराते हैं तो एक अनोखा नज़ारा होगा, आपके गली मोहल्ले में देश प्रेम का एक नया जोश और जज्बा पैदा होगा। नमस्कार। सारे जहां से प्यारा वतन है, हमको तिरंगे तेरी कसम है। सारे जहां से प्यारा वतन है, हमको तिरंगे तेरी कसम है। आंखें हमारी तेरी निगहबां, हंस के लुटा देंगे तुझ पे जान। आंखें हमारी तेरी निगहबां, हंस के लुटा देंगे तुझ पे जान। I am proud to be an Indian. I must die as an Indian. I am proud to be an Indian. I must die as an Indian. बदन पे मेरे है वर्दी, करेगी गर्मी क्या सर्दी। मौत है जाने मन लेकिन
दिखाएगी क्या हमदर्दी। वतन की माटी में मिलकर बड़ा हो जाऊंगा उगकर, शहीदों के पद चिन्हों पर चढ़ूंगा मैं एक दिन खिलकर। सर पे तभी तो बांधा कफन है, हमको तिरंगे तेरी कसम है। आंखें हमारी तेरी निगहबा, हंस के लुटा देंगे तुझ पे जान। I am proud to be an Indian. I must die as an Indian. I am proud to be an Indian. I must die as an Indian. ये माटी है माँ से बढ़कर, हिफाजत करनी है लड़कर। तिरंगा दुश्मन के घर में लगा आएंगे हम चढ़कर। बहन हर बेटी को माना, बचानी आबरू उठाना।